Hello students, welcome back again to the online video lecture platform of Chartered Junior College Science सतारा। आज हम मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में होता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट विल बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। और फिर प्रोसीजर क्या है, और फिर हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पुट करते हैं, और इस तरीके से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, मॉड्यूलस को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे दिखाते हैं मॉड्यूलस को। तो वो आज हम सीखेंगे कि मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो डिनोट कैसे करते हैं। मॉड्यूलस इज डिनोटेड एज, है ना, इस तरीके से जैसे पैरेलल लाइंस अपन करते हैं ना। तो किसी भी फंक्शन का या किसी भी चीज का अगर हमें मॉड्यूलस निकालना है तो हमें दो स्ट्रेट लाइन के अंदर उसे लिखना होगा। जैसे अभी हमें निकालना है मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें क्या निकालना है, z का मॉड्यूलस, है ना। अब जैसे हम सबको पता है z इज इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मॉड्यूलस ऑफ z। तो मॉड्यूलस ऑफ z निकालना है हमें, मतलब हमें निकालना है मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई, है ना। तो मॉड्यूलस इसको डिनोट करेंगे ऐसे, इस तरीके से। हमें निकालना है मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड्यूलस ऑफ z मतलब मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z का मॉड्यूलस क्या होगा, तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में है, तो अगर उसका मॉड्यूलस निकालना है तो वो सिंपली क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप सबको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में x क्या कहलाता है, रियल पार्ट किसका, z का, और y क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट किसका, z का, है ना। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, है ना। तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट, है ना, सॉरी, हाउ टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज सिंपली अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और अगर आपको उसका मॉड्यूलस निकालना है, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट लाइक दिस, है ना। इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट लाइक दिस, square root of, as x is real part of complex number, तो it can be written as real part of z का square plus imaginary part of z का square। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको देखें, मैं एक दो एग्जाम्पल के मीडियम से आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए z दे रखा है आपको 3 + 4 आयोटा, आपको बोला फाइंड मॉड z, है ना, मॉड z निकालिए। तो मॉड z निकालना है आपको, तो मॉड z हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मॉड z इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 + 9 होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, है ना। तो अगर z है 3 + 4 आयोटा, तो मॉड z क्या हो जाएगा, मॉड z आ जाएगा हमारा 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। एक और दो तीन एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अब जैसे कि देखिए, आपको दे रखा है z इज इक्वल्स टू 3 - 4 आयोटा, तो फाइंड मॉड z। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए, मॉड z बस आपको पता होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z, है ना, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, है ना, का स्क्वायर। तो मॉड z निकालना अपन को, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 3, 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर, जो कि प्लस पॉजिटिव ही आएगा, किसी भी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये वापस 25 हुआ, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, ये आंसर। ठीक है, और कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको निकालना है सिर्फ
z इज इक्वल टू दे रखा है 7 आयोटा, है ना। अब इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, मॉड z निकालना है आपको। तो मॉड z क्या हो जाएगा, रियल पार्ट 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 7 है तो 7 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मॉड निकालते हैं, बहुत ही आसान है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर x is real part of complex number and y is imaginary part of complex number। ओके, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और कुछ सवाल इस पर डिस्कस करेंगे। तो अब हम मॉड्यूलस के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि मॉड, जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो मॉड ऑफ z है ना, मॉड्यूलस ऑफ z क्या होएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट। अच्छा, और जैसे कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट हमेशा, स्क्वायर रूट हम किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो नंबर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। कभी आपने ऐसा देखा है कि स्क्वायर रूट अगर हमने किसी नंबर का निकाला और -3 आ रहा हो? ऐसा कभी नहीं होता है। स्क्वायर रूट हमेशा, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव चीज डलती है, इसलिए वो आउटपुट भी क्या देता है, पॉजिटिव, है ना। ये हमने ऑलरेडी, मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में बताया था कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, है ना। तो क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ जेड हम निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जो भी उत्तर हमें मिलेगा वो उत्तर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि वो स्क्वायर रूट में है। तो वो उत्तर हमेशा, आंसर हमें, मॉड्यूलस का आंसर, मॉड्यूलस का आउटपुट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव होता है ना। अगर देखो जीरो भी हो सकता है, लेकिन कभी भी किसी चीज का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस नेगेटिव नहीं आ सकता है। क्या जीरो आ सकता है? हाँ, आ सकता है। अगर z इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है तो मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ z भी सिंपली जीरो का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो ये जीरो ही हो जाएगा, है ना। लेकिन कभी नेगेटिव नहीं आएगा। क्या आएगा, कम से कम जीरो आएगा और कोई भी पॉजिटिव नंबर आ सकता है। तो जब जीरो इंक्लूड होता है, जीरो इज इंक्लूडेड एंड एनी पॉजिटिव नंबर इज इंक्लूडेड। तो अगर कोई चीज जीरो से बड़ी है, देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, अगर ऐसा लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्वाइट ऑब्वियस है, ये हमें हमें कॉमन सेंस लगा देंगे हम यहाँ पे कि अगर x जीरो से बड़ा है तो वो क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब x जो है वो या तो जीरो से बड़ा हो या फिर जीरो के बराबर हो, है ना। जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, मतलब ये। तो अगर x जीरो से बड़ा है मतलब वो पॉजिटिव है, और अगर x जीरो के बराबर या उससे बड़ा है तो वो क्या है, क्या टर्म यूज करते हैं उसके लिए, नॉन नेगेटिव, उसके लिए यूज करते हैं नॉन नेगेटिव। तो मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। आप लिख सकते हैं ये कि कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉड्यूलस निकालना है तो हमें हमेशा वो नॉन नेगेटिव मिलेगा, है ना। तो ये बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल हमें तो ये याद रखना है मॉड निकालते कैसे, है ना। तो मॉड हुआ ये। अब देखिए, हाँ, नेक्स्ट चीज होती है, एक एक चीज है यूनी मॉड्यूलर। क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनी मॉड्यूलर, यूनी मॉड्यूलर का मतलब क्या है। तो देखिए, यूनी मॉड्यूलर होता क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूनी मॉड्यूलर तब कहलाएगा जब हम उसका मॉड्यूलस निकालें और वो हमें वन मिल जाए। देखो, मैथमेटिक्स में वन को यूनिटी बोलते हैं, है ना, है ना। इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स या इन मैथ्स, है ना, वन इज ऑफ्टन डिनोटेड एज या एक्सप्रेस्ड एज यूनिटी, है ना। तो यूनिटी का मतलब वन होता है, इन शॉर्ट। हम पढ़ रहे हैं यूनी मॉड्यूलर। तो यूनी मॉड्यूलर का मतलब क्या है,
वो ये बोलता है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉड्यूलस निकालें और वो मॉड्यूलस 1 आ जाए, है ना, यानी मॉड ऑफ z क्या आ जाए, मॉड ऑफ z 1 आ जाए, तो वो यूनिमॉड्यूलर कहलाएगा, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना, फॉर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, अगर उसका मैं मॉड निकालू, मॉड ऑफ z, है ना, और वो 1 आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, देन it is said to be यूनिमॉड्यूलर, है ना। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे कि लिखा हुआ है z इज इक्वल्स टू सिंपली मान लो आयोटा लिखा हुआ है ना, z इज इक्वल्स टू सिर्फ आयोटा लिखा हुआ है। अब मेरे को इसका मॉड z निकालना है, तो मॉड z कितना हो जाएगा, रियल पार्ट तो है ही नहीं, मतलब 0 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1, आयोटा इंटू 1 इज 1, तो ऐसा हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो आयोटा क्या है, z इज इक्वल्स टू आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि क्या है, यूनिमॉड्यूलर है। क्यों है यूनिमॉड्यूलर, क्योंकि उसका मॉड्यूलस कितना आया, 1 आया। और एग्जांपल लेते हैं इस पे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है z इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, है ना। इसका मॉड निकालते हैं, तो इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा, √1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, और √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4। इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा 4/4, जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, जो कि क्या आएगा 1। तो यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या हुआ, यूनिमॉड्यूलर। तो यूनिमॉड्यूलर क्या हुआ, अगर हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाला और मॉड्यूलस का आंसर क्या आया, 1 आया, तो वो कहलाएगा यूनिमॉड्यूलर। ठीक है, तो ये हुआ। अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम, है ना, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस में सबसे पहली चीज ये दे रखी है, अगर आपको कि अगर आपको मॉड ऑफ जेड, है ना, अगर हमने किसी चीज का मॉड निकाला, मॉड ऑफ जेड लिखा हुआ है यहाँ पर, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, है ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाला और फिर उसको स्क्वायर किया, तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा मॉड ऑफ जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड। याद है आपको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने आपको पढ़ाया था कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना होता है ना। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी, ध्यान से देखिए, मैं आपको सवाल के माध्यम से इसको समझाऊंगा। ये लिखा हुआ है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो देखते हैं कैसे आता है ये। तो जैसे कि मान लीजिए, देखो एग्जांपल देखो, मैं इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करके बताता हूं आपको। मान लीजिए z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा दिया हुआ है ना, z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा दिया हुआ है। मैं फटाफट मॉड z निकाल लेता हूँ। मॉड z कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, है ना। तो मॉड z कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 इज 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, है ना। तो ये हुआ मॉड z। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है मॉड z का स्क्वायर, यानी अगर मैं इस मॉड z का स्क्वायर करूंगा, देखो LHS लेफ्ट हैंड साइड मतलब मॉड z का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन क्या आई मेरी 25, तो राइट हैंड साइड की भी कितनी आनी चाहिए 25 आनी चाहिए, तो मैं मान जाऊंगा ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है।
तो ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में लिखा है z इंटू जेड बार, मतलब z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z। तो यानी लिखा हुआ है 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 आयोटा। मैंने बताया था आपको कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साइन को रिप्लेस चेंज कर देते हैं। तो देखो ये a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ये भी मैंने आपको बताया है। a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इज ऑलवेज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 जो कि कितना हो गया 25। तो ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड। 25 25 दोनों बराबर हैं, मतलब ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी है, याद रख सकते हैं हम इसको। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि अगर, है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय एक और कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका आपको मॉड्यूलस निकालना है ना। ये Z1 क्या है, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 अपने आप में एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, और Z1 अपॉन Z2 का मॉड्यूलस, टोटल मॉड्यूलस निकालना है। तो हम इसको इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं, Z1 अपॉन Z2। बस याद रहे कि Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। भाई डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी, है ना। तो मॉड ऑफ Z1 अपॉन, मतलब मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी रिटर्न एज मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान, मतलब याद रहे तो अच्छी बात है। ये ज्यादा आपके क्वेश्चंस में इसमें प्रॉपर्टीज पे इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अपने सिलेबस में तो अपन कवर करते हैं। तो ये हुआ सेकंड। थर्ड, थर्ड भी बेसिक प्रॉपर्टी है, बोला हुआ है कि मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना होगा तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव मिलेगा। तो ये एक थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ, मॉड ऑफ, अगर लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 तो हम इसको मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ माइनस भी कर सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का मॉड्यूलस उनके इंडिविजुअल मॉड्यूलस के सम और सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी मॉड्यूलस की, है ना। कैसे निकालते हैं मॉड्यूलस वो अब आपको पता चल ही गया है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये था अपना मॉड्यूलस के बारे में कि कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, आप बोल सकते हैं उस चैप्टर की बैकबोन होगी। तो वो टॉपिक का नाम है आर्ग्यूमेंट, है ना। एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं उसको, कि कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड निकालते हैं। तो उसको समझने से पहले हमें पहले ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट सिस्टम, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्वाड्रेंट सिस्टम समझना होगा। वो क्वाड्रेंट सिस्टम अगर हम तब समझेंगे तभी हम उसको आगे लेके जा पाएंगे। तो अब हम आगे हम सीखेंगे कि क्वाड्रेंट्स क्या होता है ना। मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में शायद आपको वैसे बताया था, लेकिन आज हम वापस से अच्छे से सीखेंगे कि क्या होते हैं क्वाड्रेंट। ओके। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा कि कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड निकालते हैं, कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बताएंगे। उन सब की स्टडी करने के लिए हमें पहले क्वाड्रेंट को थोड़ा सा समझना होगा, है ना। हम 9 10 से पढ़ते आ गए, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है लाइन, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में ये होता है रियल एक्सिस, यानी एक्स वाला पार्ट ये प्ले करता है, और ये वाला पार्ट इमेजिनरी एक्सिस यानी वाई। अब देखिए, नॉर्मली ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। रियल एक्सिस अगर हम देखें कार्टेशियन प्लेन में तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। बेसिकली अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात की जाए
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, हम उसकी बाद में बात करते हैं, पहले मैं बता देता हूं आपको ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं लिखता हूं z इज इक्वल्स टू, मान लीजिए 3+4 आयोटा, तो बस मुझे ये बता दीजिए z इज इक्वल्स टू 3+4 आयोटा, ये पॉइंट कहाँ पे, कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि x जो है यहाँ पर वो 3 है और y कितना है, इमेजिनरी पार्ट 4 है, यानी दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। और दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, ऐसा कहाँ होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहाँ होगा ऐसा, ऐसा होगा फर्स्ट में। तो अगर x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, यानी x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 3,4 लाइज, है ना, इन अ प्लेन, तो आपको खटाक समझ जाना है कि अगर 3,4 है तो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं लिखता हूं z इज इक्वल्स टू, मान लीजिए -3+4 आयोटा, तो इसका मतलब x हो गया -3, y हो गया +4, है ना। मतलब x नेगेटिव, y पॉजिटिव, यानी x का नेगेटिव यहाँ होता है और y का पॉजिटिव यहाँ होता है। मतलब कहाँ हुआ ये, सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा, x अगर नेगेटिव है और y अगर पॉजिटिव है, तो वो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। अब मान लेते हैं अगर लिखा हुआ है z इज इक्वल्स टू -3 - 4 आयोटा, इसका मतलब x क्या है, -3, y कितना है, -4, दोनों नेगेटिव। तो देखो ये होता है x का नेगेटिव, ये है y का नेगेटिव, तो कहाँ मिलेंगे वो, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए दोनों रियल रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव। तो अगर x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो वो हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, वो हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्वाइट ऑब्वियस है, एक्स पॉजिटिव, यानी मैं एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 3-4 आयोटा, तो यहाँ पे x तो क्या है, 3 है, y कितना है, -4 है, यानी x पॉजिटिव, y नेगेटिव, यहाँ x का पॉजिटिव, यहाँ y का नेगेटिव, तो यानी ये यहाँ मिलेंगे, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो वो होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वो हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये तो बेसिक था, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो पहले तो अभी हम डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी सिर्फ मैं आपसे पूछता हूँ, आप वर्बली मुझे बताइएगा। z इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3-4 आयोटा, है ना, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, भाई आप सब अब देख सकते हैं, 3 इज पॉजिटिव, -4 इज नेगेटिव, है ना। तो x का पार्ट पॉजिटिव है, y का पार्ट नेगेटिव है, x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, ऐसा कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्या आप सबको समझ में आया, फोर्थ में होगा, जी बिल्कुल होगा, क्योंकि x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव। अगर लिखा हुआ है मान लीजिए z इज इक्वल टू 7+24 आयोटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये, 7 पॉजिटिव नंबर है, 24 भी पॉजिटिव है, देख लीजिए दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। अगर लिखा हुआ है सिंपली z इज इक्वल टू 4 आयोटा, हाँ ये है मजेदार। अब इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, यहाँ पर x तो क्या हो गया, 0 हो गया, और y कितना हो गया, 4 हो गया। तो ध्यान से देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, x 0, है ना, और y4 कहीं यहाँ होगा, है ना, x 0 होगा, y 4 होगा। तो y इज इक्वल टू 4, है ना, y इज इक्वल टू 4 को मैं कैसे लाइन बनाऊंगा, ऐसे बना दूंगा। ठीक है, नहीं आया समझ में आपको, ये 4 है ना, ये 4 है, मान लीजिए ये 4 है, ये 0 है ना, ये 0 पे 4,
तो जब x 0 है तो y 4 है, तो y बराबर 4 में नॉर्मली कैसे 9th-10th में जब अपन ग्राफ बनाते थे तो y बराबर 4 आप ऐसे ही बताते थे ना, y बराबर 4 की लाइन। तो जब देखिए, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट होगा ही नहीं, 4 आयोटा में कहीं रियल पार्ट दिख रहा है आपको? रियल पार्ट इज 0। क्या है ये? प्योरली इमेजिनरी है। देखो, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट नहीं होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट, तो वो क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी। और जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा तो वो क्या होगा? प्योरली रियल, है ना? तो ये देखिए, z बराबर 4 आयोटा, इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, x इज 0, तो z बराबर 4 आयोटा इज प्योरली इमेजिनरी। और जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा तो वो हमेशा क्या होगा? हमेशा वो इस रियल एक्सिस के पैरेलल होगा। देखो ये 4, ये क्या है? ये रियल एक्सिस है और ये y बराबर 4 है ना? तो y बराबर 4 इस रियल एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना? तो जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा तो वो हमेशा ग्राफ में, जब हम उसको ग्राफिकली दिखाएंगे तो वो रियल एक्सिस के पैरेलल होगा। अब बताइए, z बराबर 4, z बराबर 4 कहाँ लाई करेगा? z बराबर 4, अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो देखिए, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, x बराबर 4 यहाँ होता है ना? तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, यानी पैरेलल टू y एक्सिस। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, जो कि रियल एक्सिस है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ क्वाड्रेंट सिस्टम का एलिमेंट्री आइडिया दिया है ना? क्योंकि जो हम आर्ग्यूमेंट पढ़ने वाले हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट टॉपिक, तो उसको पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है क्वाड्रेंट समझना। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्वाड्रेंट के बारे में ही स्टडी करेंगे, थोड़ा और समझेंगे क्वाड्रेंट को, तब जाके हम एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड को बेसिकली आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसको स्टार्ट हम तब करेंगे जब हम क्वाड्रेंट सिस्टम बिल्कुल अच्छे से समझ लें। तो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में और एनालाइज करेंगे और डीप में पढ़ेंगे, और फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी तरफ मूव करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।